बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राना मोहम्मद आसिफ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 2 का जो लास्ट लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के सब शेल्स के अंदर अकोमोडेट कराना, मतलब ये है कि उसको अरेंज करना सब शेल्स के अंदर। जैसे हमारे पास सब शेल एस पी डी और एफ हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि हम जो इलेक्ट्रॉन है इनमें ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं सब शेल में, शेल के अंदर सॉरी एक शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, जो कि है 2n²। इसी तरह से वो कहता है कि नंबर ऑफ़, ये जो हमारे पास जो थर्ड रूल चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, एस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। पी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। डी जो है वो अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को। और जो एफ़ है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, इससे कम इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आ सकते हैं मगर इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक रूल है जिसको हम कहते हैं n+l रूल। इस रूल को एक विस्वेसर रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो n+l रूल है, n आपको पता है कि हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l जो है वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये हमें जो n+l रूल है ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल्स के बारे में बताता है। तो इस अरेंज किया जाता है, तो हम इसमें इंक्रीजिंग n+l वैल्यू के लिहाज से अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल वीडियो इसी लेक्चर में मौजूद है आप, और इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया गया, उसको आप आगे गौर से देखिएगा। अच्छा, n+l रूल के अलावा हमारे पास एक और रूल है जिसको हम कहते हैं अहबाउ प्रिंसिपल। अहबाउ प्रिंसिपल एक्चुअली हमारे पास जो है इसका मतलब होता है अहबाउ का बिल्डिंग टुगेदर। तो ऊपर जो हमने ये सारी बातें की हैं, जितनी बातें हमने यहाँ पे की हैं, ये सब को मिला के एक रूल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अहबाउ प्रिंसिपल। तो ये एक तरह से इन सब का निचोड़ है और ये सारी बातें हम इस अहबाउ प्रिंसिपल के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। अहबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमने इलेक्ट्रॉन जो हैं सब शेल के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मसलन वो ये कहता है कि सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले रखेंगे, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी आप उस ऑर्बिटल को यहाँ पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन करते हैं। तीसरा जो रूल है हमारे पास, इसको कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम ये कहते हैं कि एक ऑर्बिटल जो है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपोजिट स्पिन होनी चाहिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल। तो सेम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन अलग होनी चाहिए, अलग डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, इसी रूल को हम दूसरे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल में मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, इट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें पता है कि इसमें अगर हम इसको अलग करते हैं ऑक्सीजन में से एक एटम निकाल के इसको देखें, तो एक एटम के अंदर हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होती है हमारे पास 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में, हर एक सब शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक तो स्पिन डिफरेंट है और दूसरा हर एक के लिए अलग अलग क्वांटम नंबर जो है वो मौजूद होगा। यानी इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी अलग है, और इसी तरह से मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है तमाम ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं जो क्वांटम नंबर्स की, वो सारे की सारी वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। जैसे कि आप लोगों के सामने टॉपिक नजर आ गया होगा अपना। सबसे पहले बच्चों आपने ये देखना है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स को हमने एक तरतीब में लिखना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे पास चैप्टर 5 में n+l रूल है और अबॉव प्रिंसिपल है हमारे पास। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई सा एक एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 मरतबा एस लिखना है। इसी तरह से भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पी और एस, यानी कि उनको उल्टा लिखेंगे, पी और एस। ठीक है, 2 मरतबा हम एस लिखेंगे, फिर 2 मरतबा हम लिखेंगे पी और एस। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर इसके साथ नंबर ऐड करेंगे। तो पहले हम ये अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। तो पहले मैंने लिखा एस एस, फिर लिखा मैंने पी एस, फिर एक दफ़ा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पी और फिर एस। ठीक है, यानी कि मैंने 2 मरतबा लिखना है पी एस, पी और फिर स्पेस देके तो मैं यहाँ लिखता हूँ एस। उसके बाद हमने यहाँ से लिखना है डी पी और फिर एस, यानी डी पी और एस। ठीक है, डी पी और इसके बाद एस। फिर ये जो वर्ड मैंने डी पी एस लिखा है इसको फिर दोबारा से रिपीट करेंगे हम, डी पी और एक दफ़ा फिर से एस। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथा ऑर्बिटल भी शामिल करेंगे इसमें, एफ डी पी एस। तो यहाँ जैसे जैसे मेरे ऊपर नाम लिखे हैं इनके नीचे हम लिखते जाएंगे, या लिखेंगे एफ डी, एफ के बाद लिखेंगे डी, फिर हम लिखेंगे पी और फिर उसके बाद फिर से लिखेंगे एस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए लाइन। फिर एक दफ़ा और दोबारा लिखेंगे, एक दफ़ा लिखे दोबारा लिखेंगे एफ ई, एफ डी पी और लास्ट में हम लिखेंगे एस। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट हो गई। वो जो लाइन हमारे पास n+l रूल के जरिए से आती है या फिर उसको हम अबॉव प्रिंसिपल के जरिए से लिखते हैं ना, तो सेम वही लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसके अंदर हमने क्या करने हैं, नंबर ऐड करने हैं। तो नंबर तो सारे बच्चों को आते ही हैं, तो गिनती जैसे जिसको हम कहते हैं 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले एस के साथ ऐड करते जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरतीब से इस लास्ट वाले एस तक आ जाएंगे। पहले एस से लेके आखिरी एस तक हमने यहाँ पे नंबर्स ऐड करने। तो देखिए पहला वाला एस जो है हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ हम लिखेंगे 1, 1 लिखना है हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 और इसी तरह से 1s के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2s। शाबाश, वेरी गुड, 2s आएगा। तो अगले s के साथ हम लिखेंगे 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2s। ठीक है, और आपको वाज़ेह नजर है इसलिए मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 2s है। 2s के बाद देखें जो p ऑर्बिटल है ये 1 में तो होता नहीं है, तो ये 2 सेकंड शेल में होता है, इसलिए इसके साथ हम लिखेंगे 2p, 2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2p। इस तरह 2s पहले आ गया, तो अब अगले वाले s के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे 3 लगा देंगे। 3 लगाएंगे और फिर चलेंगे अगले ऑर्बिटल की तरफ। तो यहाँ s के साथ हमने लगाना है 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1s 2s 2p 3s। अगला वाला p रह गया। अब देखिए 2p पहले आ गया, तो 2p हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे 3p। ठीक है, तो 2p की जगह हम लिखेंगे, ये 2p पहले आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 3p। p के साथ हमने लिखना है 3p। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे 3p और 3p के बाद देखिए हमारे पास फिर से s आ रहा है, तो ये s 3s पहले आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 4s आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखना है 4s। ठीक है, तो इस s वाले के साथ हमें लिखना है 4। ठीक है, ये हो गया 4s। इसी तरह से जब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल जो है वो सेकंड ऑर्बिटल में होता नहीं है, सेकंड शेल में नहीं होता, तो इस वजह से 3 से स्टार्ट होता है, तो इसके साथ हम 3 लिखेंगे इस वाले
डी ऑर्बिटल के साथ हमने लिखना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये बन जाएगा 3D, ठीक है, ये 3D बन जाएगा ऑर्बिटल। और देखिए हमारे पास यहाँ पे P की बात करें तो 3P तक आ चुका है, तो ये वाला जो P है इसके साथ हम लगाएंगे 4, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास बच्चों 4P बन जाएगा। वेरी गुड। तो 4P आ गया। 4P के बाद हमने बच्चे आगे देखना है एस ऑर्बिटल कौन सा वाला आएगा, कि 4P है और 4P के बाद अगला ऑर्बिटल देखिए 4s तक आ गया हुआ है, तो ये वाला s डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास 5s हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5s हो गया हुआ है, तो अगला वाला जो d ऑर्बिटल बच्चों हमारे पास आ रहा है, तो देखें 3D आ गया था, 3D के बाद हमारे पास क्या आएगा 4D आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से आ गया है, तो यहाँ 3 के बाद कौन सा डी आना चाहिए 4D आना चाहिए, ठीक है, शाबाश गुड। और इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। p ऑर्बिटल देखिए हमारे पास यहाँ 4p तक आ चुका है, तो ये अगला वाला जो ऑर्बिटल है ना यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे कौन सा वाला p 5p, शाबाश गुड। तो यहाँ पे हमने लगाना है बच्चों 5p लगाना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 5p। और इसी तरह से अगला जो s आ रहा है हमारे पास, तो देखिए s कितने आ गए हमारे पास 5s तक हमने ऐड कर दिए, इसके साथ हम ऐड करेंगे 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6s, ठीक है, तो ये हमारे पास 6s बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 6 इस s वाले के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6s, ठीक है। 6s के बाद आप देखिए f ऑर्बिटल यहाँ तक कहीं भी नहीं आया, और इससे आगे जब हम बात करेंगे ना और f ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ f ऑर्बिटल इधर से स्टार्ट हो रहा है 6s के बाद, तो यहाँ हमने गौर करना है कि 3 ऑर्बिटल के अंदर तो f होता नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4, ये जो f लगा हुआ है ना अगला वाला, इस f के साथ हमने लगाना है 4 लगा देना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट f ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, यहाँ आएगा 4f, ठीक है, तो ये आएगा 4f, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ 4। और इसी तरह से अगला वाला जो d ऑर्बिटल है, तो d देखिए हमारे पास कहाँ तक आ गया था 4d तक ऐड हो गया हुआ है, तो यहाँ पे जो d है इसके साथ हमें ऐड करना है 5, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 5d, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे p की तरफ आते हैं, तो ये p देखिए हमारे पास कहाँ तक आ गए थे, p आगे थे हमारे पास 5p तक आएगा, तो इस तरह से ये वाला जो p है इसके साथ हमने लगाना है 6 लगाना है, ठीक है, शाबाश वेरी गुड, सही पहुंच रहे हैं बिल्कुल। और इसी तरह से नेक्स्ट हम s की बात करेंगे। अगला जो s है देखें s कहाँ तक चले गए हमारे पास 6s तक चले गए हैं, तो ये वाला जो s है ना इसके साथ हमने क्या लगाना है 7, ठीक है, शाबाश गुड। इसी तरह से हमारे पास 7 लगाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल बन रहा है वो है f ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। तो f ऑर्बिटल में हम देखें तो यहाँ पे हमने 4f लगाया था, तो इधर हम लगाएंगे 5f, ठीक है, ये 5f तक आ गया। इसके बाद हम d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो d हमारे पास कहाँ है 5d तक आ गया हुआ है, तो यहाँ हम लगाएंगे 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6d। और इसी तरह से अगला वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो है p ऑर्बिटल, ठीक है, तो p ऑर्बिटल हमने 6p तक लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा 7p हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये जो 7p हो जाएगा, और फिर इस तरह से अगला वाला जो s बनेगा हमारे पास, दैट s विल बी, कौन सा वाला s होगा, अब आप बताएं जरा सोच के थोड़ा सा। तो ये जो अगला s लिखना है हमने इसके साथ, देखिए s हमारे पास कहाँ तक आ गए 7s तक आ गए, तो यहाँ पे जो s हमने ऐड करना है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास 8s, शाबाश वेरी गुड। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये पूरी लाइन बन गई है। इस लाइन को अगर हम तरतीब से देखें तो ये लाइन वो है जो हमें आउटबाउ प्रिंसिपल या फिर n+l रूल के तहत मिलती है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि 1s से इस तरफ जो आ रहे हैं 2s 3s 4s की तरफ आ रहे हैं, तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। तो सबसे पहले ये लाइन याद रखनी पड़ती है बच्चों को, तो ये याद करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपने यहाँ पे याद रखना है जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो कैसे है, सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर उसके बाद 2s की है, फिर 2p की है, बढ़ती जा रही है एनर्जी। इस साइड पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1s से
की एनर्जी कम है, 2s की ज़्यादा है, 2p की इससे ज़्यादा है। फिर इसी तरह से जो हमारे पास 3s है, 3p है, ये एनर्जी इस तरह से बढ़ती जा रही है। और फिर इस तरह से 5p के बाद फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 6s, 4f, 5d एटसेट्रा। इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ने का एक और तरीका भी है जिसको हम असल में पढ़ लेते हैं। एस से स्कूल बना लेते हैं, पी से पब्लिक स्कूल बना लेते हैं, पी से हम डिवीजन पब्लिक स्कूल बना लेते हैं, एफ से हम फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर से फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। ई जो है हमारे पास बच्चों इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल जो है इसमें 5 ओरिएंटेशन होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 आ सकते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें मैक्सिमम हमारे पास ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और जो एफ ऑर्बिटल रह जाएगा बच्चों हमारे पास, इस एफ वाले ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से देखना है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी में 6 आ सकते हैं, डी में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से बच्चों हमने याद रखना है कि एफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमने मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आने हैं अगर कहीं भी आ जाते हैं कन्फिग्रेशन के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं मैथ्स में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की किस तरीके से लिखी है। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, पेपर में आ जाता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम सोडियम से ट्राई करते हैं, Na सोडियम का सिंबल है और इसमें आपने याद रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है सोडियम का, दैट इज 11। तो सबको पता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है शाबाश, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बच्चों हमारे पास है 11। ठीक है, तो 11 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। तो हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। मतलब ये है कि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 11 है। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऊपर जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है उस लाइन में तरतीब से हमने लिखना है कि सबसे कम जो ऑर्बिटल होगा वो 1s होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में कितने आएंगे, 3s में कितने आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक पूरे होंगे, जहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे हमने वो लाइन सिर्फ उधर तक लिखनी है। और इसमें सेंटर में हम क्या कर सकते हैं, कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको पहले आपको ये लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये 1s जो है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1s2। ठीक है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी 1s2। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1s2। और इसी तरह से बनेगा हमारे पास 2s में। देखें 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये 2s2 टोटल कितने होंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ तक। और p में हमने कहा था कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें यहाँ हम लिख रहा हूँ 1s2 और लगा देखें, उसके बाद लिखेंगे 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे 2s2। और इसी तरह से हमारे पास जो अगला ऑर्बिटल आएगा 2s के बाद कौन सा आ रहा है, 2p आ रहा है। ठीक है, तो 2p में देखिए बच्चों हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लिख सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं। तो 2p में बच्चों हम लिखेंगे 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम काउंट करते हैं तो ये मिला के कितने बनेंगे, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो 10 के बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3s। अब देखें तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पे थे 11 इलेक्ट्रॉन, तो 3s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा किसके अंदर बच्चों, 3s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसकी बच्चों हमारे पास ये सोडियम की
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये लाइन देखते हुए अब आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको उसके एटॉमिक नंबर का अंदाज़ा हो जाएगा या उसको पता होना चाहिए, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से मेंशन कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी वाली, हमारे पास है नेक्स्ट पे कैल्शियम की। तो ये कैल्शियम जो है बच्चों हमारे पास, इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है इसका, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है इसका दैट विल बी 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 का मतलब क्या हो गया, हम ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हमने इन लाइन में अरेंज करने, तो 1s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। कोमा डालेंगे, हम लिखेंगे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर पावर बना के लिखना है, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था तो इसमें मैंने सीधे लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1s2 ये पावर बना के s के ऊपर लिखनी है, और ये 2s जो है पावर बना के ऊपर लिखना है। इसी तरह p में देखें हमारे पास कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोमा लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे 3s में हमारे पास आएंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अगेन दोबारा से। तो यहाँ तक अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 12 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है 3p में हमारे पास आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ तक लाइन जो बन रही है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और इसके बाद कोमा लगाएंगे, अगला ऑर्बिटल हमारे पास 4s है, तो इस 4s के अंदर बच्चों हमने लगाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4s2। तो इस तरह से ये 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने ऐड कर लिए हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनी है वो बन रही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, उम्मीद है कि अब आपको लिखनी आती होगी और आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और एक दो एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से भी लिखने की कोशिश करें, इस लाइन को देखते हुए क्या आप लिख सकते हैं या नहीं। तो अगला एक और एलिमेंट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये नियॉन है, नियॉन आपको पता है कि नोबेल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एटॉमिक नंबर 10 की लिहाज से जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 2p के साथ हम लगा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों ये पूरे हो जाते हैं। इस तरह से ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस लिहाज से एक और तरीका भी है, यहाँ ऊपर जो कैल्शियम मैंने लिखा था उसको लिखने के लिए अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये 1s2 2s2 और 2p6 यहाँ तक तो नियॉन वाला हमारे पास बन रही है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम बन रही है, लेकिन हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी, हमने यहाँ पे आगे जाना है। इससे आगे हमारे पास देखें 3s2 भी है और 3p6 भी है। तो अगर हम यहाँ 3p6 तक इसको यूज करते हैं तो हमारे पास काउंट करते हैं तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बनते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्गन के अंदर, ठीक है। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये बनेगा ऑर्गन। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, इसमें ऑर्गन लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3p6 तक के हमारे पास बन रहा है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके बाद देखें इससे आगे बन रहा है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 4s2, तो यहाँ कोमा लगा के ऑर्गन के बाद हम लिख देंगे 4s2। तो हमारी जो किताब है उसके अंदर अक्सर एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखी हुई है कि नेक्स्ट जो नोबेल गैस है उससे अगला जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने इस तरीके से मेंशन की हुई है, ऑर्गन 4s2, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो लिख के उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं इस लाइन में वो उन्होंने बाकी कोमा लगा के लिखे। तो आर्गन में बच्चों हमारे पास कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्गन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद बनेगा हमारे पास 3s2 और 3s2 के बाद बनेगी 3p6, ठीक है। 3p6, ठीक है। वहाँ ऊपर भी देखेंगे ना तो हमारे पास p ऑर्बिटल इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल देखें बच्चों हमारे पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ तक। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बन रही है किसकी बच्चों, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको लोगों को ये जो है कॉन्फ़िगरेशन देने का तरीका समझ आ गया हुआ है। तो मैं इसी के साथ ना और दो चार जो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी साथ में ऐड कर देता हूँ, जिनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और फिर आप इससे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आज आपका कंसेप्ट जो है इस लिहाज से, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट उम्मीद है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा और अब आप डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो पहले हमारे पास आउट ऑफ प्रिंसिपल था या एन प्लस एल रूल है, उसके तहत हम इस तरीके से लिखते थे। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका मैंने आपको लिखने का बताया। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हम कॉन्फ़िगरेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनमें हमारे पास क्रोमियम को अगर आप गौर से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है और इसी तरह से कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं और इसी तरह से डिफरेंट आइंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख कर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी गुजारिश जाती है कि आप ये जो इस चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोगों को कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस पर मज़ीद वीडियो भी जल्द से जल्द बना के अपलोड करता हूँ। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रूल हमारे पास है हुंड्स रूल। ये जो हुंड्स रूल है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक से ज़्यादा मौजूद हैं और ये ऑर्बिटल्स अगर डीजनरेट हैं तो हम इनको अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखेंगे विद डिफरेंट स्पिन्स रेदर देन अ सेम स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल। तो यानी सेम ऑर्बिटल में इनको रखने के बजाय अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इनको अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखते हैं। अब यहाँ पे हम कार्बन की एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगले और हमारे पास जो सब शेल है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2px में 1 और 2py में 1। तो इस तरह से हमारे पास ये जो हैं ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2p सब शेल्स हैं ये डीजनरेट हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी होती है। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस रूल को समझने के लिए वो ये हैं कि ये जो रूल है इसको हम डीजनरेसी रूल भी कहते हैं। ये हमें डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है और इसी के साथ साथ ये हमें वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के हवाले से भी बता रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि मैंने एक स्केच सा बनाया है एटम के लिए। तो यहाँ फ़र्ज़ कर लें सबसे नीचे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ऊपर हमारे पास एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सबसे जो न्यूक्लियस के करीब है वो 1s है, तो 1s की एनर्जी जो है वो कम होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 2s है और 2s की एनर्जी जो है हमारे पास ये यहाँ पे 1s से ज़्यादा होती है। इसी तरह से हमारे पास ये 2p जो p ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो 2s से ज़्यादा होगी। तो अगर हम कार्बन के लिहाज से देखें कि कार्बन के लिहाज से हमने यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास 1s होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो 2s है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टू पी एक्स। अब हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी हमारे पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक हम यहाँ पे 2px में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 2py के अंदर। तो ये जो है पहले जो 2 ऑर्बिटल्स हमने फिल किए हैं ये हम आव प्रिंसिपल के मुताबिक जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे इसको हम अरेंज कर रहे हैं। और इसी के साथ पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है कि ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन है इन इलेक्ट्रॉन्स की। और इसी तरह से जो हम ये जो 2p ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो इसमें हम हुंड्स रूल को फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे थे उनको हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ रखा है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में रख देते हैं तो ये हमारे पास इस रूल्स की वायलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वायलेशन कर नहीं सकते। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वैलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करता है।
जी, तो यहाँ पे कार्बन में जब हमने इसको हॉर्स रूल्स के मुताबिक फिल किया तो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम वैलेंसी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के वाले से कार्बन को हम यहाँ पे डाईवैलेंट कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमने पढ़ा है हमें बताया है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट कैसे होता है? जब भी कोई कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना फॉर्मेशन की तरफ जा रहा होता है या बॉन्ड बनाने जा रहा होता है, तो यहाँ 2s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ कन्फिग्रेशन कार्बन की आ जाती है 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो अब आप यहाँ देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो गई। तो इस तरह से हमारे पास जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, ये टेट्रावेलेंट कहलाता है। तो नाइट्रोजन के केस में देखें तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन्स रूल के मुताबिक फिलिंग करने के बाद यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास ट्राईवैलेंट होगा। ट्राईवैलेंट, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के हवाले से देखें तो यहाँ पे हम रूल्स के मुताबिक फिलिंग करने पर हमारे पास ये पता चलता है कि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये डाईवैलेंट होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे कन्फिग्रेशन के वाले से ये पूछता हूँ कि हमारे पास यहाँ -1 की कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो -1 का मतलब ये होगा हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन आ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये हॉर्स रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है अगर हम उसकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो फ्लोरीन जो है वो वायलेट कर रहा है किसको? हॉर्स रूल को। कैसे वायलेट कर रहा है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब फ्लोरीन में हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फ्लोरीन में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्लोरीन के हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले ऑर्बिटल्स में हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में 2, तो ये 4 हो गए। बाकी रह गए हमारे पास 5। अब 5 का मतलब ये है कि जो 3 ऑर्बिटल बचे हैं इनमें से हम किसी में भी किसी तरह से भी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम 2 यहाँ ऐड कर देते हैं, 2 यहाँ ऐड कर देते हैं और 1 जो है वो हम इस ऑर्बिटल में ऐड कर देते हैं। तो हम चाहें तो ये 1 जो है वो पहले ऑर्बिटल में ऐड कर दें और बाकी 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें। तो इस तरह से ये जो फ्लोरीन है ये हॉर्स रूल को वायलेट कर रहा है। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन या बाकी अदर एलिमेंट्स की तौर पे की वजह के हवाले से अगर हम लिखें कन्फिग्रेशन तो हम हॉर्स रूल को वायलेट नहीं कर सकते। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते कि हम दूसरे ऑर्बिटल्स में ऐड करें। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पूरे हो गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे या अगले ऑर्बिटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये देखें 2px में 1 आ गया, 5, ये 6 और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल में हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास 1 आ गया। इसकी तरह से एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो एक हम इन तीनों में से किसी एक में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो इन केस हम जब फ्लोरीन की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे कि फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे जो है वो इस रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे ऐड होते हैं इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर। इनमें से हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं। यानी हम यूँ ऐड कर सकते हैं कि 2px में 2 ऐड कर दें या 2py में 2 ऐड कर दें या फिर हम 2pz में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें कन्फिग्रेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये उन रूल को वायलेट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम ये नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन फॉर एग्जांपल देख लेते हैं तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं और कितने हमारे पास ये हाफ फिल्ड हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखकर ये पूछा जा सकता है कि ये टेट्रावेलेंट है या डाईवेलेंट है।
और इसके अलावा इसमें से कितने जो हैं वो पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड जो हैं वो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो ये था हमारे पास हॉर्न्स रूल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे।